नमस्ते, दिस इज सौम्य पांडे, आईआईटी मद्रास डेटा साइंस स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने प्रोग्रामिंग असाइनमेंट सबमिट करते हैं। जब पहली बार हम अपने प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स को देखते हैं तो उन्हें देख करके ही डर लगता है कि ये चीजें हैं क्या, कि हम इनसे फैमिलियर नहीं होते हैं। तो आज मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी कि ये टेस्ट केसेस क्या होते हैं। उसके बाद ये पब्लिक टेस्ट केसेस क्या होते हैं, प्राइवेट टेस्ट केसेस क्या होते हैं, उन्हें सबमिट कैसे करते हैं। कोड को लिख करके हम रन कोड करते हैं तो उससे हमारे जो पब्लिक टेस्ट केसेस होते हैं ना, वो तो रन हो जाते हैं। आप उन्हें देख सकते हो कि वो पास हुए या नहीं। लेकिन जो प्राइवेट टेस्ट केसेस होते हैं उन्हें आप देख नहीं सकते। तो हम जब अपना कोड लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, कैसे सबमिट करना होता है हमें अपने असाइनमेंट्स को, वो सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये देखिए, ये तो नहीं, जीआरपीए दैट इज ग्रेडेड प्रोग्रामिंग असाइनमेंट। अब यहाँ पे चलते हैं, तो ये मैंने सबमिट किया हुआ है। 24 इसका लास्ट डेट है सबमिट करने का। पर आज अभी तो 15 तारीख है, तो अभी बहुत सारा टाइम है हमारे पास। तो देखिए, 100 में मैं कह रही हूँ, ये मतलब कि सारे के सारे टेस्ट केसेस मेरे पास हो चुके हैं। पब्लिक के साथ साथ मेरे प्राइवेट टेस्ट केसेस भी पास हुए हैं। जब आपके प्राइवेट टेस्ट केसेस पास होते हैं देन ओनली आपको नंबर जाके मिलता है। ठीक है, एक बार इसको, ये सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आप उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रिज्यूम करते हैं असाइनमेंट को। आप, अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो चेंज हो गई है ओपीपी 1 एग्जाम के लिए। A1, A2, A3, A4 सब में हमें A1 8 मतलब कि A1 क्या है कि वीक 1 का जो प्रोग्रामिंग असाइनमेंट है, आई थिंक, मतलब मैंने देखा नहीं है पर क्राइटेरिया तो यही होना चाहिए कि जो हमारे ग्रेडेड असाइनमेंट्स है प्रोग्रामिंग वाले, प्रोग्रामिंग ग्रेडेड असाइनमेंट यानी कि जीआरपीएस हैं, उनका एवरेज लेना और वो मोर देन 40 होना चाहिए, मोर देन और इक्वल टू 40 होना चाहिए। देन A1 मतलब वीक 1, वीक 2, 3 एंड 4 चारों वीक्स में आपके एवरेज जो जीआरपीएस के मार्क्स होने चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 होने चाहिए आउट ऑफ 100। देन ओनली आप OPP 1 दे पाओगे। ठीक है, उसके बाद सॉल्व द बिलो टास्क रिलेटेड टू नंबर्स। टास्क 1 ये आपको दिया हुआ है कि आपको कौन क्या क्या करना है। उसके बाद प्रॉब्लम टाइप, इनपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल, हिडन सफिक्स फॉर इवैल्यूएशन। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू सॉल्व। आप इसे एक्सपैंड करके देख सकते हो कि आपको ये सवाल सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, टेम्पलेट कोड। टेम्पलेट कोड यानी कि जो ये वाला कोड है वही आपको यहाँ पर, सॉरी सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आप एक्सपैंड करके देख सकते हो। ओके, अब देखते हैं, ये हो गए टेस्ट केसेस। ये टेस्ट केसेस पब्लिक टेस्ट केसेस हैं। पब्लिक टेस्ट केसेस यानी आप समझ सकते हो कि एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि मैंने बस ए की वैल्यू मैंने यहाँ 5 मान लिया, बी की वैल्यू 5 मान लिया। तो चेक आउटपुट 1 एल I1 12, सॉरी 12। ये एक तरीके का ऐसा दिया होता है, एग्जाम्पल दिया होता है। ये पब्लिक टेस्ट केसेस जरूरी नहीं है कि पब्लिक टेस्ट केसेस अगर पास हो गए तो आपके प्राइवेट टेस्ट केसेस भी पास हो जाएंगे। आप इसे कैसे समझ सकते हो कि मैंने, मान लिया मुझे कुछ फॉर्मुलेशन करना है, मुझे कोई फॉर्मूला बनाना है, एक ऐसा फॉर्मूला मैंने बना दिया जिसमें मेरा ए अगर 5 है और बी बराबर 7 है तो वो फॉर्मूला मेरा काम कर रहा है, ऐसे मैंने बना दिया। लेट से मान लिया, हाँ मान लिया कुछ ए और बी का मुझे सम लिखना है, तो मैंने क्या लिख दिया, ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ पर 12 लिख दिया। तो क्या होगा, जब मैं टेस्ट केस अपना मतलब यहाँ पे रन कोड करूंगी, एक मिनट, रन कोड यहाँ पे तो दिख नहीं रहा होगा आपको, 1 मिनट। यस, मैं कह रही थी कि जब मैं यहाँ पे रन कोड करूंगी, कोड को रन करूंगी, और अगर मैंने ए को 5 दिया, बी को 7 और मैंने ए प्लस बी इक्वल टू 12 लिखा है, तो जब मैं इसे कोड को रन करूंगी तो मेरा ये टेस्ट केस पास हो जाएगा। पर जरूरी नहीं है ए की हर वैल्यू और बी की हर वैल्यू के लिए मेरा ए प्लस बी बराबर 12 ही हो। ओके, तो इसे क्या है, पब्लिक टेस्ट केस यही होता है कि मैंने जब कोड रन किया तो ये वाला टेस्ट केस हो सकता है पास हो जाए, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा प्राइवेट टेस्ट केस भी पास हो। तो मुझे जो भी जो भी लॉजिक मुझे लिखना है, जो भी कोड लिखना है, वो इस हिसाब से लिखना है कि जो जनरल हो, जो हर किसी के लिए काम करे। ओके, अब देखिए धीरे धीरे आप जब सॉल्व करोगे सवाल तो आपको समझ में आ जाएगा, पर एक ही बार में आपको सारी चीजें समझ में आ जाए जरूरी नहीं है। तो हम इसे एक्सपैंड कर लेते हैं।
और यहाँ से भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है, जूम इन जूम आउट यहाँ से कर सकते हो। अब देखो ये चीज क्या है, आप पहले एक बार यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना जो भी दिए हुए हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू सॉल्व, इसे एक्सपैंड करके आप देख लोगे। ये जो ग्रे पार्ट में दिया है और यहाँ भी कभी कभी यहाँ नीचे भी ग्रे पार्ट में दिया होता है, इसे हम कहते हैं प्रीफिक्स कोड, और इसे जो नीचे दिया होता है उसे कहते हैं सफिक्स कोड। ओके, अब ये क्या हुआ है, क्या लिखा है, सैंपल इनपुट्स नोट द वैल्यूज गिवन इन द प्रीफिक्स कोड दैट इज दिस ग्रे वाला पार्ट विल बी चेंज्ड बाय द ऑटो ग्रेडर अकॉर्डिंग टू द टेस्ट केस व्हाइल रनिंग देम। ओके, इसके कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि ए की वैल्यू हमेशा 5 ही हो। जब मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कोड, लिख रही हूँ कोड, ओके, जब मैं a बराबर 5 मैं कोड लिख रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6, हमेशा ये जो वैल्यूज दी हुई है वो कोई डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं है। सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि ये सारी वैल्यूज जो है जरूरी नहीं कि बार बार यही वैल्यूज होंगी। मैं यहाँ पे a की वैल्यू केवल 5 ही रखूंगी और b की वैल्यू केवल 6 ही रखूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस एग्जाम्पल के फॉर्म में दे दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 दी हुई है, b की वैल्यू 6 दी हुई है, यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे ये EOI क्या मतलब है, EOI देखो, सबसे पहले तो इसका कोई भी, अगर ये कोई कोड में भी होता, अगर मतलब ये कुछ हो है भी मान लिया, तभी वो रन नहीं होना इसे। क्यों? पहली बात तो ये प्रीफिक्स कोड में है, और दूसरी बात अगर मान लिया नहीं भी होता प्रीफिक्स कोड में तो भी ना होता, क्योंकि ये कमेंट हमारा एक कमेंट है, ठीक है, कमेंट यानी कि हमने हैशटैग लगा रखा है, तो पाइथन में कमेंट के आगे हम जो जिसके भी आगे हम हैशटैग लगाते हैं वो हमारा कमेंट हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली ये EOI कोई पाइथन का कीवर्ड नहीं है, EOI मतलब एंड ऑफ इनपुट, ठीक है। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो एक्चुअली मैंने सॉल्व किया हुआ है। क्या था यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 डॉट्स थे जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है हम क्या कहते हैं, ये जो 3 डॉट्स हैं इन्हें हम कहते हैं इलिप्सिस। ओके, तो यहाँ पे हमारे इलिप्सिस थे, यहाँ पे मैंने अपना कोड लिखा है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना था, सम ऑफ A एंड B, तो मैं बस A प्लस B भी लिख सकती थी। मैंने इंट ऑफ A प्लस इंट ऑफ B लिखा है तो भी चलेगा, पर अगर मैंने केवल A प्लस B लिखा होता तब भी ये चलता, कोई प्रॉब्लम ना होती इस केस में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे A एंड B तो पहले से इंटीजर फॉर्म में ही दिया हुआ है। हाँ, इंटीजर फॉर्म में दिया हुआ है। अगर मुझे मान लिया कि कभी ऐसा आए कोई कोड जहाँ पे A मेरा स्ट्रिंग दिया हो या फिर फ्लोट फॉर्म में दिया हो और मैं उसे इंट के फॉर्म में चेंज करके, क्योंकि यहाँ पे मुझे इंट ही लाना, इंटीजर ही रखना है सम को, और तभी मैं उसको सम ऐड भी कर पाऊंगी। ओके, हाँ मैं फ्लोट को ऐड कर सकती हूँ, पर अगर स्ट्रिंग होगा तो उसको ऐड थोड़ी कर सकते हैं, वो तो कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। ओके, तो अगर मुझे ऐड करना है तो मुझे इंट में चेंज करना होता, पर मैंने इंट में चेंज कर लिया, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम एट ऑल। पर हाँ, अगर आप A प्लस भी रखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बार रन कोड करते हैं, ये देखो यहाँ पर आप देख पाओगे कि मेरे 7 सारे के सारे पब्लिक टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, कोई भी बचा नहीं है। तो मैं इसको सबमिट कर देती हूँ। सबमिट हो रहा है, और यहाँ पे 7 आउट ऑफ 7 प्राइवेट टेस्ट केसेस भी यहाँ पे देखो पास हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं, और ये GRPA 2 था, उसे भी मैंने सबमिट करा है, और ये भी सारा का सारा हो चुका है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि जब आप कोई हाँ, लाइट आई नहीं है पापा, ठीक है। हाँ पापा मम्मी बोल रही थी कि आपको आप व्रत रहेंगे ना, तो लाना वो ले आई, जल्दी करिए, मैं वीडियो बना रही हूँ, व्रत रहेंगे ले आई। ओके, तो मैं कह रही थी कि जब आप अपना GRPA सबमिट, जब अपने GRPA पे आएंगे किसी भी, तो वो ऐसा दिखेगा। अभी तक ऐसा क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैंने पहले से सबमिट कर रखा था, अभी ये वाला मैंने सबमिट नहीं किया है, तो आप देख सकते हो
यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ो। क्या दिया हुआ है? यूज रन कोड टू चेक योर सॉल्यूशन अगेंस्ट द पब्लिक टेस्ट केसेस एज मेनी टाइम्स एज यू नीड। मतलब आप पब्लिक टेस्ट केसेस पास करने के लिए जितनी बार चाहते हो अपने टेस्ट केसेस यानी पब्लिक टेस्ट केसेस को आप पब्लिक टेस्ट केसेस को ठीक है। अब आते हैं, ये हो गया, ये है हमारा GRPA 3। इसको मैंने अभी सबमिट नहीं किया है, तो ये ऐसा दिखेगा जब आप आओगे अपने किसी भी ग्रेडेड प्रोग्रामिंग असाइनमेंट प्रोग्रामिंग असाइनमेंट पर, तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। यूज रन कोड टू चेक योर सॉल्यूशन अगेंस्ट द पब्लिक टेस्ट केसेस एज मेनी टाइम्स एज यू नीड। इसका मतलब जो कोड आपने लिखा है, आप रन कोड करके जितनी बार चाहो उतनी बार चेक कर सकते हो पब्लिक टेस्ट केसेस के अगेंस्ट। यानी कि आप रन कोड करो, जितनी बार करना चाहो उतनी बार कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि मेरे पब्लिक टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। प्राइवेट टेस्ट केसेस आप चेक नहीं कर सकते, वो आपको दिखेगा नहीं, वो तभी दिखेगा जब आपका डेडलाइन क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो यू कैन सबमिट मल्टीपल टाइम्स बिफोर द डेडलाइन। ओके, आप जितनी बार चाहो डेडलाइन के पहले सबमिट कर सकते हो। यानी जो मैंने 2 सबमिट कर दिया है, उसके बाद मुझे लगता है अभी तो 100 आउट ऑफ 100 आ गया, तो देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम। पर अगर मान लिया कुछ नहीं आता, मैंने कुछ गलती की होती, 75 आता या फिर 80 आता, मेरे मार्क्स आ रहे होते, तो मैं क्या करती कि फिर से उसे सबमिट कर सकती थी। कब तक? जून 12 तक। ओके, ओनली योर लेटेस्ट सबमिशन, यस, लेटेस्ट सबमिशन जो होगा वही ग्रेडेड। मतलब मैंने अभी 80 नंबर मेरे आ रहे हैं, लेकिन बाद में मैं करूँ और मेरे 100 आ जाए, ठीक है, तो जो लेटेस्ट सबमिशन होगा वही आपका ग्रेडिंग के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कोड इज ऑटो सेव्ड एवरी, हाँ ये तो सही है, 30 सेकेंड्स में आप अगर अपने कोड को लिख रहे हो तो 30 सेकेंड्स में वो ऑटो सेव हो जाता है। ओके, और या फिर अगर आप मान लिया डेडलाइन आ चुकी है और कुछ थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, कुछ सेकेंड्स का, बस आप CTRL+S कर सकते हो। पर ऐसा तो मतलब आप रिकमेंडेड नहीं है कि आप ऐसा करो। बिल्कुल 30 सेकेंड बचा हुआ है एनीवर, मतलब CTRL+S करके आपको नौबत ना आए। अच्छी अच्छी बात है, मतलब 30 सेकेंड्स में अपने आप को सेव हो जाता है। Public test cases remain visible throughout the assignment. Okay. Private test case results and the reference solution will be available after the deadline. Yes. Submissions are not accepted after the deadline. बिल्कुल. Reach out to your course instructor or support team if you need help. Okay. उसके बाद आप ये चीजें पढ़ लो और फिर स्टार्ट असाइनमेंट। अब यहाँ पर क्या करना है? Keep in mind, okay, the concept of indexing and slicing will come again in later weeks with list and tuple, okay, which are also sequences like string. This exercise gives you practice in different indexing and slicing methods. ठीक है, प्रॉब्लम टाइप, इनपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल, हिडन सफिक्स फॉर इवैल्यूएशन। अब आप ये एक्सपैंड करके पढ़ सकते हो और मुझे लगता है कि सारी की सारी चीजें वही है जो पहले लिखी हुई थी। मतलब हमेशा ये हमारा इंस्ट्रक्शन सेम ही होता है। टेम्पलेट कोड यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हो। ओके, फिर हम इसे एक्सपैंड कर लेते हैं और इसे भी कर लेते हैं एक्सपैंड। अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सैंपल इनपुट्स, note the values given in the prefix code, that is this gray वाला part will be changed by the, ये भी वही है। यहाँ पे S लिखा है हेलो पाइथन, कोर्स कोड लिखा है ये। उसके बाद 24 ईयर, ओके 24 ईयर, T2 क्या है? टर्म 2, ठीक है। CS1002 क्या है? कोर्स ID, एंड फिर एंड ऑफ इनपुट। उसके बाद अब मुझे करना क्या है? आउटपुट 1 स्ट्रिंग, गेट द थर्ड कैरेक्टर ऑफ S, थर्ड कैरेक्टर ऑफ S। S मेरा एक स्ट्रिंग है, उसका मुझे थर्ड कैरेक्टर अगर चाहिए, थर्ड कैरेक्टर यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कैरेक्टर, तो मैं क्या करूंगी? S मेरा एक स्ट्रिंग है और किसी स्ट्रिंग का अगर मुझे थर्ड कैरेक्टर चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? थर्ड कैरेक्टर यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट? यानी कि ये सेकंड इंडेक्स पे आ रहा है तो मुझे S2 करना होगा। ओके, S2 करना होगा और इसी बात पे हम रन कर लेते हैं अपने कोड को और मेरा फर्स्ट टेस्ट केस पास हो चुका है। हम देख सकते हैं कि S मेरा हेलो है और यहाँ पे मैंने क्या? आउटपुट 2
एंड ई। मेरा क्या यहाँ पे तो थर्ड ही है ना, थर्ड कैरेक्टर ऑफ एस। एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल, इट सीम्स यू हैवंट, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैं सेकंड केस 2 पे थी, सॉरी केस 1 ये है। ये क्या है, थर्ड कैरेक्टर मेरा ए है यहाँ पर, ठीक है, थर्ड कैरेक्टर मेरा ए है यहाँ पर, और एक्सपेक्टेड आउटपुट ए है, और मेरा एक्चुअल आउटपुट वो भी ए है, ठीक है। तो थर्ड कैरेक्टर क्या है यहाँ पर, मेरा थर्ड कैरेक्टर क्या है, एल है, पर मुझे जरूरी नहीं है कि मैं इसको देखूं, मैंने तो बस एग्जाम्पल लिया। हेलो पाइथन जो मुझे स्ट्रिंग सामने दिख रही थी, जरूरी नहीं है कि आपका जो स्ट्रिंग है, जब प्राइवेट टेस्ट केस में जो आपका स्ट्रिंग है वो भी आपका हेलो पाइथन ही है। देखो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एस वॉट, यहाँ पे आपका स्ट्रिंग अलग दिया हुआ है, यहाँ पे अलग, ये बस एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर, जो यहाँ दिया हुआ है, जो यहाँ हमारे पब्लिक टेस्ट केसेस में दिया हुआ है, वही हमारा एक्चुअल प्राइवेट टेस्ट केस में हो। और प्राइवेट टेस्ट केस में कहने का मतलब, जरूरी नहीं है कि एक ही चीज प्राइवेट टेस्ट केस में बस एक वैल्यू होगी। प्राइवेट टेस्ट केस कहने का मतलब कि आप जो कुछ भी लिखो ना, वो सबके लिए काम करना चाहिए। ये बहुत ही आसान सी चीज है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कोड आप लिख रहे हो, जैसे मैंने S2 लिखा, तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने बस हेलो पाइथन लिखा। अगर मेरा एक S स्ट्रिंग है, उसकी वैल्यू अगर हेलो पाइथन होगी, देन ओनली ये थर्ड कैरेक्टर को एक्सेस करेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये थर्ड कैरेक्टर को तो किसी भी वैल्यू वाले S नाम का कोई स्ट्रिंग है, S नाम का कोई स्ट्रिंग मतलब S एक स्ट्रिंग है मेरे पास, जो मतलब एस नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड है, और उसकी वैल्यू कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे हेलो पाइथन उसकी वैल्यू है, यहाँ पर उसकी वैल्यू व्हाट है, लेकिन मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा ये थर्ड कैरेक्टर को एक्सेस करेगा। अब मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इंडेक्सिंग कैसे होती है, इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है ना। यहाँ पे 0 इंडेक्स पे एच है, 1 पे ई है, 2 पे एल है, और लेकिन थर्ड कैरेक्टर क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर, यानी कि सेकंड इंडेक्स पे आ रहा है। ये बहुत ही आसान सी चीज है, आपको आता होगा, आई थिंक नहीं, पक्का आता होगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग गेट द फोर्थ लास्ट कैरेक्टर ऑफ एस, फोर्थ लास्ट कैरेक्टर। अब मैं एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, देखिए फोर्थ लास्ट कैरेक्टर 1 2 3 4, ओके। इसे मैं कैसे एक्सेस कर सकती हूँ, मैंने एस लिखा, उसके बाद -4 मैंने कर दिया, तो उससे क्या होगा, फोर्थ लास्ट कैरेक्टर आ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, और -4 मैंने कर दिया। अब एक बार इसको करते हैं रन, यहाँ पर मेरा ये टेस्ट केस भी पास हो गया, ओके। यहाँ पे क्या मेरा एग्जाम्पल था, व्हाट आउटपुट 1 एंड ए, सॉरी सर फिर से मैं, हाँ यहाँ पर आते हैं, मेरा फोर्थ लास्ट कैरेक्टर क्या है, 1 2 3 एंड 4, ई मेरा फोर्थ लास्ट कैरेक्टर है। तो मैंने क्या किया, ई एंड यहाँ पे एक्चुअली को एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था, ई एंड एक्चुअल आउटपुट भी ई आ गया। मैं -4 करा, तो -4 कैसे आता है, यहाँ पे इंडेक्सिंग कैसे होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे होती है, -1 -2 -3 एंड -4, ओके। अब यहाँ चलते हैं, ये तो बहुत आसान है ना, गेट द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ एस। अब बताओ ये कैसे आएगा, ये आएगा स्लाइसिंग से। स्लाइसिंग कैसे, गेट द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ एस, यानी कि अगर मैंने एस बराबर हेलो वर्ड, सॉरी हेलो पाइथन, हेलो वर्ड ये याद है, तो अगर हेलो पाइथन, अगर मैंने मान लिया कि मैंने एग्जाम्पल लिया, ओके, तो इसको हम अपने रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल की तरह हम यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल लेकर हम सॉल्व करेंगे तो इजी होगा हमारे लिए, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स को हमें एक्सेस करना है, इसका मतलब फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स कौन सा हो जाएगा, एच ई और एल, मुझे इसे एक्सेस करना, तो कैसे करेंगे हम, मैंने ऐसे लिखा, तो मैं लिखूं 0 लिखूं या ना लिखूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है, अगर मैं 0 लिखती हूँ तो भी ठीक है, नहीं लिखती हूँ तो भी ठीक है। और 3 कहने का मतलब, अब ये 0 to 3 कहने का क्या मतलब है, देखो 0 यानी एच से स्टार्ट होगा, एच से स्टार्ट हुआ, फिर 0 1 2 3, मेरा थर्ड नंबर का इंडेक्स कौन सा है, ये सेकंड वाला एल, लेकिन लेना मुझे 3 ही कैरेक्टर है, ओके। और मुझे पता है जब स्लाइसिंग होती है तो जो ये लास्ट वाले को हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो इस एल को तो वो ऐसे भी कंसिडर नहीं करेगा, यानी हमारे ये 3 कैरेक्टर्स सेव हो जाएंगे, यानी कि यही 3 कैरेक्टर्स आएंगे ही। क्या कहा है, गेट द फर्स्ट, हाँ यही 3 कैरेक्टर्स हमें मिलेंगे, ओके।
तो ये भी बहुत आसान सी चीज है। उसके बाद गेट एवरी सेकेंड कैरेक्टर ऑफ एस। अब इसे कैसे करेंगे? मैंने एस लिखा, एवरी सेकेंड कैरेक्टर कहने का मतलब क्या हुआ? देखो, एवरी सेकेंड यानी कि मुझे ये मिल गया, उसके बाद मुझे ये नहीं लेना, मुझे एल चाहिए। उसके बाद मुझे एक बार, मुझे सॉरी सॉरी इसको मैं रन कर दूं और मेरा थर्ड टेस्ट केस भी पास हो चुका है। ये है केस 4, केस 4 ही हुआ ये है केस 3। केस 3 में क्या था? पीवाईटी मुझे चाहिए था, बिल्कुल सही। उसके बाद आता है हेलो, मुझे इसमें एच मिला, एल मिला, ओ मिला, एच मिला, एल मिला, एल मिला, ओ मिला, यानी कि मुझे एवरी सेकेंड कैरेक्टर, एवरी सेकेंड कैरेक्टर ही तो है, हाँ एवरी सेकेंड कैरेक्टर, यानी मुझे एच चाहिए, ई नहीं चाहिए, मुझे एल चाहिए, एल के बाद ये सेकेंड वाला एल नहीं चाहिए, मुझे ओ चाहिए। ओके, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, एस यानी कि मुझे यहाँ पे स्टेप चेंज करना पड़ेगा। स्टेप चेंज करने का क्या मतलब है? बाय डिफॉल्ट स्टेप्स कितने का होता है? 1 का होता है। एक्चुअली हम देखो, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्ट के बाद क्या होता है? स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप एंड क्या? स्टेप। ऐसे ही हम स्टार्ट यहां से करते हैं, स्टॉप जो होता है हम यहाँ लिखते हैं, स्टेप हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट करना है 0 से। स्टॉप कहाँ पे करना है? लेंथ ऑफ एस, लेंथ ऑफ एस, और स्टेप 2 का होना चाहिए, स्टेप 2 का होना चाहिए। और एक बार इसे हम करते हैं, सॉरी सॉरी, रन बोर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन इसे आप इस तरीके से ना लिख, एक और तरीका होता है जिससे हम लिख सकते हैं। ये तो 0 लेंथ ऑफ एस एंड 2, इस तरीके से तो आप लिख सकते हो, लेकिन एक और तरीका है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये इसका क्या मतलब है? यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 0 से करेंगे। अगर मैंने ऐसा लिखा है तो इसका मतलब हम बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, और स्टॉप कहाँ कर रहे हैं? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर हम एंड कर रहे हैं। मेरा स्टॉप कहाँ होगा? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर। ओके, स्टॉपिंग इंडेक्स कौन सा है? और 2 क्या है? ये मेरा स्टेप है। तो हम इसे शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं। एक बार इसे भी रन करते हैं और देखो, अभी भी हमारा टेस्ट केस पास हो रहा है। अब चलते हैं 5। यहाँ पे मुझे क्या करना है? लास्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ एस। अब लास्ट 3 कैरेक्टर्स हमें कैसे मिलेगा? अगर हमने -3 कर दिया तो -3, और -3 से कहाँ तक? -3 से लास्ट कैरेक्टर तक, नहीं लास्ट कैरेक्टर तक नहीं, लास्ट कैरेक्टर के बाद भी एक, जैसे कि जो भी हमारी लेंथ होगी स्ट्रिंग की, लेंथ की जो भी होगी स्ट्रिंग की, वहां तक। जैसे कि गेट, यहाँ पे पहले हम रन कोड कर लेते हैं। 5, हमारा टेस्ट केस पास हो चुका है, फिफ्थ वाला। ओके, ING चाहिए था हमें और ING हमें मिल चुका है। जैसे कि -3 ये रहा, ये -1, -2 एंड -3। तो I से स्टार्ट हुआ, एंड N भी आया, G भी आया, और लास्ट जो भी लेंथ है इसकी वहां तक ये गया। ओके, यानी स्टॉप कहाँ करा? लेंथ पर जाकर के। फिर गेट द रिवर्स ऑफ एस। अगर मुझे एस का रिवर्स चाहिए तो मैं क्या करूंगी? -1, यानी मैंने स्टेप दे दिया -1 का, और मैंने इस तरह बताया है कि अगर इस तरीके से होता तो डिफॉल्ट वैल्यू से ले लेता। डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा? क्योंकि यहाँ मैंने नेगेटिव, मेरा जो स्टेप है वो नेगेटिव है, इसलिए ये स्टार्ट कहाँ से करेगा? लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग से स्टार्ट होगा। यानी कि यहाँ से मान लिया मेरा ये हेलो पाइथन है, तो ये लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? लेट्स से इसकी लेंथ कुछ भी है। अगर मान लेते हैं कि ये कुछ लेंथ है इसकी 7 मान लेते हैं, तो ये 7 है अगर, तो ये -7 तक जाएगा। हाँ, -7 तक, नहीं नहीं, -1, -8 तक जाएगा, सॉरी -8 तक जाएगा। ओके, कहने का मतलब ये एंड कहाँ करेगा? इसके एक स्टार्टिंग कैरेक्टर से, सॉरी स्टार्टिंग पोजीशन से एक पहले तक जाकर के एंड होगा। जैसे कि अगर मान लिया हेलो, अगर मैं केवल लेती हूँ हेलो, यहाँ यहीं पे देख लेते हैं, जो पब्लिक टेस्ट केस दिया हुआ है वही देख लेते हैं, कौन सा दिया है।
नहीं 6 वाला ये रहा, हेलो दिया हुआ है। तो मुझे इसका, अगर मुझे इसका रिवर्स चाहिए तो स्टार्ट कहाँ से किया, जब मैंने ये लिखा -1, इसका मतलब ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग, सॉरी इंडेक्सिंग नहीं, क्योंकि नेगेटिव हमारा स्टेप, मैंने स्टेप जो है वो -1 है यानी कि नेगेटिव में है। तो ये स्टार्ट कहाँ से करेगा, बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट करेगा लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज यहाँ ओ से स्टार्ट करेगा और जाएगा कहाँ तक, 1 2 3 4 5, ये जाएगा -6 तक, -6 पे जाके स्टॉप करेगा। मैं ये बाय डिफॉल्ट में जो लिख रहा होगा वो -6 लिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे -6 लिख देती हूँ, अगर मैं स्टॉप की जगह -6 लिख दूं यहाँ पर, तो ये पब्लिक टेस्ट केस तो मेरा पास हो जाएगा। ओके, पब्लिक टेस्ट केस मेरा पास हो जाएगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है मेरे पास जो भी स्ट्रिंग आए वो सारा का सारा -6 पर ही जाके रुके, मतलब उसकी जो लेंथ हो वो केवल 5 ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे -6 नहीं लिख सकती। ओके, तो ये डिफॉल्ट कंडीशंस जाके ले लेगा। अगर मेरी ये वाली स्ट्रिंग जो है इसका ये 10 और इसका लेंथ जो होता वो 10 होता, तो -11 पे जाकर के स्टॉप करता। देखो रियल में -11 एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे रियल में -6 एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, 1 2 3 4 5, तो -5h हो जाएगा और -6 जो हो जाएगा वो एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है। पर क्योंकि जो जहां पे स्टॉपिंग, जो स्टॉपिंग इंडेक्सिंग होती है, जो स्टॉपिंग वाला स्टॉपिंग इंडेक्स होता है वहां पे उसको तो इंक्लूड किया नहीं जाता, इसीलिए मैंने -6 सॉरी, इसीलिए मैं यहाँ पे -6 कह रही हूँ कि -6 पे जाके रुकेगा, यानी कि एच तक वो एच तक के कैरेक्टर्स को ले लेगा, आई मीन एच कैरेक्टर को भी ले लेगा, कहने का मतलब इस फर्स्ट को भी ले लेगा। ओके, और -1 यानी कि +1 जब रखते थे तो जैसे +1 रखते थे तो एच पे है, एक ऐड हुआ, फिर एक ऐड हुआ, एल पे गया, फिर एल पे गया, फिर ओ पे गया, ऐसे -1 के आने का मतलब अब उल्टा चलेगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब ये आते हैं, यहाँ पे क्या है, मुझे जो आउटपुट चाहिए वो इंटीजर के फॉर्म में चाहिए, और गेट द टर्म ऑफ द ईयर एज नंबर फ्रॉम कोर्स कोड। तो कोर्स कोड यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ठीक, कोर्स कोड हमें दिया हुआ है, तो जो पहले से दिया होता है वो तो अच्छा ही है, मतलब कि ये कोर्स कोड मुझे दिया है और यहीं से जो दिया हुआ है उसी का एग्जाम्पल मुझे लेना है। ठीक है, अपने मन से नहीं, ये पहले से दिया हुआ है। अब क्या करना है कि मुझे करना क्या है कि इंटीजर के फॉर्म में फाइंड करना है, जो गेट द टर्म ऑफ द ईयर, जो ईयर का टर्म है यहाँ पे क्या है, कौन फोर्थ पोजीशन पे है ना, T2 फोर्थ पोजीशन पे है, और मुझे नंबर के फॉर्म में चाहिए, यानी कि मुझे 2 चाहिए। तो 2 को जो मैं निकालूंगी तो कैसे करूंगी, मैं कोर्स कोड ऐसे, एक मिनट देखो, यहाँ पे मैं लिखूंगी कोर्स कोड और है फोर्थ पोजीशन पे, यानी कि मुझे 3 डालना होगा। ठीक है, इंडेक्सिंग किस इंडेक्स पे है, थर्ड इंडेक्स पे है ना, तो थर्ड इंडेक्स हो गया। लेकिन ये जो भी आएगा कोर्स कोड और थर्ड इंडेक्स पे, ये जो आएगा वो मुझे 2 तो मिलेगा, लेकिन 2 यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग फॉर्म में मिलेगा, लेकिन मुझे इंटीजर फॉर्म में चाहिए। तो इंटीजर फॉर्म में चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, अब ये हो जाएगा इंटीजर, और इसे रन कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट पे, गेट द ईयर एज 2 डिजिट नंबर फ्रॉम कोर्स कोड। तो इसे भी इंटीजर फॉर्म में चाहिए, तो मैं पहले से इंटीजर लिख लेती हूँ, क्योंकि स्लाइसिंग करने के बाद जो मुझे मिलेगा वो भी एक स्ट्रिंग फॉर्म में मिलेगा। तो मैंने पहले से इसे इंटीजर बना लिया है। अब मैं लिखूंगी कोर्स कोड और गेट द ईयर एज 2 डिजिट नंबर। तो मुझे यहाँ पे ईयर देखो 24 है ना, ईयर यहाँ पे, तो मुझे ये केवल चाहिए 2 और 4। तो मुझे ये कैसे मिलेगा, 0 से मैं स्टार्ट करूं यानी यहाँ से, और 2 लिखो, 0 1 2, यानी अगर मैं 2 लिखती हूँ तो मुझे 24 मिल जाएगा। ठीक है, 0 और 2, और अब रन करते हैं कोड को। यस, और अब मेरे 8 के 8 टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, पब्लिक टेस्ट केसेस मेरे पास हो चुके हैं। और मुझे जितना याद आ रहा है कि अगर पब्लिक टेस्ट केसेस मान लिया पास भी हो जाते हैं और आपके प्राइवेट टेस्ट केसेस पास नहीं होते हैं, तो क्या होता है, तो ये ग्रीन नहीं होता है, वो रेड ही रहता है। तो इसका मतलब जब ये सभी के सभी ग्रीन हो गए, इसका मतलब मेरा प्राइवेट टेस्ट केस भी पास हो चुका है। ओके, अब मैं इसे सबमिट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आपको चीजें दिख रही है ना, अब यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हो। यस, देखो यहाँ पे मेरे
8 के 8 प्राइवेट टेस्ट केस पास हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्राइवेट टेस्ट केसेस मेरे पास हो चुके हैं।